हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवलिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हर एक इंसान के पास फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स की जो उत्पत्ति है, जो शुरुआत है, वो इंग्लैंड में हुई थी 1200 ईस्वी में, जब किंग ने मैग्नस कार्टा करके एक लिस्ट जारी की थी अपने सिटीजन्स के लिए कि ये सब आपके राइट्स हैं। अब आप सोचिए कि इंग्लैंड कितना आगे है इंडिया से। जब 1200 ईस्वी में पृथ्वीराज को हरा के मोहम्मद घोरी जब आया था, धीरे धीरे मुस्लिम सल्तनत आ रही थी, उस समय इंग्लैंड में सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में चर्चा की जा रही थी। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं कि ऐसे अधिकार हैं, ऐसे राइट्स है सिटीजन्स के, जो सिटीजन्स को प्राप्त होता है, जो ना उनसे कोर्ट छीन सकता है और ना उनसे कोई भी सरकार छीन सकती है। और अगर उनके ये राइट वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट में भी जा सकते हैं अपना अपना हक मांगने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है कि वो अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से, उनका दुरुपयोग हो, उनको निचोड़ा जाए, उस निचोड़ से बचाने के लिए उनको अधिकार प्राप्त है। अगर ये वायलेट होता है तो डायरेक्ट ही कोई भी आदमी डायरेक्ट लोअर कोर्ट का बेंच का डिसीजन का विरोध करने हायर कोर्ट का नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनली तो 7 फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दी, इंडियन सिटीजन्स को, पर एक जो राइट है उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। वो है राइट टू प्रॉपर्टी का। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, पर वो आज भी एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको आपकी अनुमति के बिना सरकार आपके घर से निकाल सकती है। अब आप समझ गए इस राइट को क्यों हटाया गया है। क्या ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और पुलिस वाले अंदर घुस नहीं सकते आपको पकड़ने के लिए। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था 1978 में, और ये उसके बाद से एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है। स्टेट हर एक वो एजेंसी, चाहे जुडिशरी हो, जुडिशरी मतलब कोर्ट्स वगैरह हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, आईएएस आईपीएस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो लोकल भी हो, वो स्टेट के अंदर फॉल करते हैं। 12वां आर्टिकल जो है वो इस बारे में डिफाइन करता है। अब प्राइवेट एजेंसी जो, हर एक ऐसी प्राइवेट एजेंसी, या आप देख सकते हैं गाँव में ऐसी चलती है, जो जहाँ पे गवर्नमेंट की रीच स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो मुश्किल हो जाती है, तो कहीं वहाँ पे प्राइवेट एजेंसियाँ गवर्नमेंट का काम करती है, तो वह भी स्टेट में ही आएगी अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट है, अगर वो स्टेट के लिए काम कर रही है, अगर वो किसी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के लिए काम कर रही है। आर्टिकल 13 जो हमें बताता है डॉक्ट्राइन के बारे में, सिद्धांतों के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग में है कि अगर कोर्ट अपना फैसला, पहले अगर कोई फैसला दिया है और उसके विरुद्ध में दूसरा फैसला दे रहा है, तो जो नियम है वो अब से, जिस दिन वो डिसीजन आया है उस तारीख से नेक्स्ट जो भी कोर्ट के मैटर्स होंगे उनमें एप्लीकेबल होगा। वो पहले के एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले इतने जजमेंट इस सिद्धांत के विपरीत आए गए हैं, तो उन जजमेंट को वापस रिवर्स किया जाए, इस वो नहीं होगा। तो ये डॉक्ट्राइन पहले से बना दिया गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का। फिर हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर का। अगर कोई आदमी खुद से ही लापरवाही कर रहा है, वो अपनी एक्सरसाइज जो है, जो राइट्स जो है उनको एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट के विरुद्ध है, के अगेंस्ट है, तो सिर्फ उस पार्ट को ही हटाया जाएगा, उस पार्ट को ही दूर किया जाएगा। रेस्ट ऑफ द जो लॉ है, जो पीछे बचा हुआ कानून है, उसे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं कि पूरा का पूरा जो कानून है उसे नहीं हटाया जाएगा, सिर्फ कोई पार्ट है, को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल पार्ट है जो किसी के अधिकारों का हनन कर रहा है, सिर्फ उसी पार्ट को हटाया जाएगा, रेस्ट सारे पार्ट सेम ही रहेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं कि पुराने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं, जितने जैसा भी लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, वो अगर फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, मतलब उसके विरोध में है,
तो वो वॉइड नहीं है, पर वो डॉर्मेंट है। मतलब कि अब उनका कोई यूज़ नहीं है, पर वो वॉइड नहीं है, उनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं कर सकता, ये एक्लिप्स का कहना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 14 में, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, अब आप देखिए कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को मिला के बना हुआ है। तो राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ लॉ जो है, इक्वालिटी ऑफ लॉ जो है ये इंग्लैंड से लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है यह अमेरिका से लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इक्वलिटी ऑफ लॉ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि लॉ की नज़र में, लॉ के जो नज़र है उस नज़र में दो आदमियों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर लॉ के नज़र में अगर पहले कोई केस, जिस सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट ने किसी केस का निर्धारण किया है किसी सर्कमस्टेंसेस में, अगर वो सेम सर्कमस्टेंसेस रिपीट होते हैं तो इक्वलिटी ऑफ लॉ कहते हैं कि सेम लॉ अप्लाई होगा। इसका मतलब समझे, अगर सर्कमस्टेंसेस रिपीट होते हैं तो लॉ भी रिपीट होगा। इक्वलिटी ऑफ लॉ है कि हर किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं है, कि किसी अलग आदमी के लिए अलग कानून है, किसी अलग आदमी के लिए अलग कानून, सबके लिए एक कानून है। अगर सर्कमस्टेंसेस रिपीट हो रहे हैं तो लॉ भी रिपीट होगा। अगर सर्कमस्टेंसेस में चेंज है तो फिर अलग बात हो सकती है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कि सभी को लॉ के अंदर समान आंखों से देखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, किसी के साथ कोई, किसी के पास कोई प्रिविलेज भी नहीं हो, कोई विशेष अधिकार भी नहीं हो, उसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जाता है। ये राइट टू इक्वलिटी सभी का अधिकार है। आर्टिकल 14 हमें इसे डिफाइन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 15 का, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, चाहे वो किसी रेस का हो, ब्लैक हो, काला आदमी हो या गोरा हो, महिला या पुरुष में कास्ट के बेसिस पे हो, कोई स्वर्ण जाति का हो, कोई हरिजन जाति का हो, या फिर कोई रिलीजन के लेके, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई, कोई मुसलमान है, कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 कहता है बर्थ ऑफ प्लेस में भी भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप कुछ केस देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के साथ अलग भेदभाव होता है, अलग व्यवहार होता है नॉर्मल इंडिया में। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे है। जो इंडियन लोग हैं उनका ये अधिकार है आर्टिकल 16 में कि उनको गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे आ नहीं सकते, उनको फॉर्म भरने दिया जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अनटचेबिलिटी को दूर करना, आप सभी जानते हैं अनटचेबिलिटी क्या होती है। छुआछूत जो हरिजन जाति के साथ हुआ करता था पहले भूतकाल में, उसको हटाने का काम आर्टिकल 18 ने किया है। आर्टिकल 17 ने किया है। आर्टिकल 18 कहता है कोई भी प्रकार का टाइटल कोई भी आदमी अब होल्ड नहीं कर सकता एक्सेप्ट कोई मिलिट्री टाइटल हो या एजुकेशनल टाइटल हो। एजुकेशनल टाइटल यानी कि पीएचडी, डॉक्टरेट, या मिलिट्री टाइटल जैसे ब्रिगेडियर या कर्नल, ये टाइटल लोग होल्ड कर सकते हैं। और सारे पुराने टाइटल जो है जागीरदार, सामंत, राजा सब हटा चुके हैं, कोई भी टाइटल होल्ड नहीं करेगा। आर्टिकल 18 कहता है। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, सभी के पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लोग अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से किसी का प्रोपोगेंडा हो वो भी रख सकता है। असेंब सेकंड है कि असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी हथियार के, ये भी सभी का अधिकार है। कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन, कोई क्लब, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी उन सभी का अधिकार है, ये फ्रीडम है उनकी। इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी सेटल डाउन हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इनकी लिमिटेशंस भी है, उसकी चर्चा मैं इसके आर्टिकल 20 की बात करूंगा। प्रोटेक्शन, आर्टिकल 20 कहते हैं प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जब तक किसी आदमी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 कहता है कि यह उसका अधिकार है। अब जो ये जितने भी अधिकार मैंने आपको बताए ये पॉजिटिव नेचर के नहीं है, गवर्नमेंट इनमें हस्तक्षेप कर सकती है
जब एक लिमिट तक। वो लिमिट क्या है कि उनके जो फॉरेन रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस है किसी कंट्री के साथ, वो हार्म नहीं हो, समाज में शांति बनी रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है, जैसे इस आर्टिकल में अपना लिखा है कि